दोस्तों आज फिर डीगल टोल प्लाज़ा के पास आ गई हूँ और काफ़ी दिनों बाद आई हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए रोड के साइड पे इतने ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं, इनकी थोड़ी बहुत छटाई भी कर देनी चाहिए, वो नहीं किया गया है तो साइड का कुछ भी दिखाई ही नहीं देता। अभी पीछे एक सारस क्रेन दिखा था सिंगल मुझे, तो मैं उतर के मैंने फ़ोन से ही शॉर्ट्स एक बना लिया, क्योंकि रोड पे खड़े होकर आप शूट करोगे अगर तो इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ जाती हैं कैमरे में कि वो हटाते हटाते फिर अपनी वॉइस भी कम हो जाती है और मज़ा नहीं आता, देखने वाले को बिल्कुल मज़ा नहीं आता। फुटेज में दिखता तो है कुछ लेकिन सुनाई नहीं देता कुछ अच्छा, तो वो बेकार ही होता है, फ्यूटाइल होता है। तो इसलिए गाड़ी से बाहर निकल के शूट करने वाला मैंने बंद ही कर दिया है, गाड़ी के अंदर से ही बैठ के शूट करती हूँ। अभी ये वही जगह है जहाँ पर वुली नेक स्टॉक का नेस्ट है, अंदर इसका बच्चा बैठा भी है। पिछली बार भी लगभग 2 हफ्ते पहले जब मैंने शूट किया था तब भी यही पोजीशन थी, अभी भी यही पोजीशन है। तो अभी मैच्योर नहीं हुआ होगा जुवेनाइल इसका। और आज दोस्तों 15 अगस्त है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इसके अलावा जो है कल 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, लेकिन जो अष्टमी तिथि है वो आज रात से ही शुरू हो जाएगी, मतलब 12 बजने में 8 मिनट पे अष्टमी तिथि जो है वो आरंभ हो जाएगी। तो श्री कृष्ण जी का जो जन्म उत्सव मनाया जाता है, जो जन्म होता है वो अष्टमी के दिन रात को ही होता है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात को 12 बजे के बाद जन्म होता है श्री कृष्ण का। तो अष्टमी तिथि जब आज रात को 12 बजे से स्टार्ट हो रही है तो जन्म आज रात को होगा और कल जो है जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जो फेस्टिवल होता है जन्माष्टमी वो कल मनाया जाएगा। और कल रात को नवमी तिथि आ जाएगी, तो इसलिए कल रात को कृष्ण का जन्म नहीं हो सकता, आज ही होना है। और उसमें एक और रिक्वायरमेंट होती है कि जिस समय रात में अष्टमी तिथि में जन्म होता है मध्य रात्रि को, उस समय रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण का जो मून साइन था, चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में था, रोहिणी नक्षत्र में था। वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, ना तो आज रात को हो रही है और ना ही कल रात को हो रही है, क्योंकि आज रात को भरणी नक्षत्र रहेगा और कल रात को 12 बजे के टाइम पे कृतिका नक्षत्र रहेगा, रविवार को सुबह 4:30 बजे तक लगभग, उसके बाद रोहिणी शुरू होगा। तो जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है, जो लोग उपवास रख रहे हैं, वो उपवास जो है वो रविवार के दिन तोड़ेंगे। तो एक तरह से आप मान लीजिए कि 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है इस बार। तो श्री कृष्ण श्री राम दोनों का ही मतलब जन्म के डिटेल्स बड़े पर्टिकुलर हैं, और दोनों के जीवन में जैसे जन्म में फ़र्क है वैसे ही जीवन में भी वैसा ही फ़र्क था जैसे कि रात और दिन में होता है। तो श्री राम का जन्म जो है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में हुआ था नवमी के दिन, और उनका जन्म मध्याह्न मतलब दोपहर में 12 बजे हुआ था, और उस दिन चंद्रमा था कर्क राशि पुनर्वसु नक्षत्र में। और श्री कृष्ण का जन्म जो है वो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, और चंद्रमा उस दिन वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में था, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जीवन भी दोनों का ऐसा ही था, दोनों के ही जीवन में समस्याएं थी, तकलीफें थी, कष्ट थे, लेकिन जहाँ श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, बिल्कुल आइडियलिस्टिक थे, वैसे श्री कृष्ण जो है वो अपने समय के हिसाब से चलना जानते थे। तो कलयुग में यदि आप केवल श्री राम का अनुसरण करेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में वो वैल्यूज़ नहीं चलती हैं। लेकिन श्री कृष्ण जो थे उन्होंने द्वापर युग में ही लोगों को ये बता दिया था कि आने वाला जो युग है, जो इससे भी ज़्यादा बुरा है, उसमें आपको जीवित कैसे रहना है। ये देखिए अब ये वुली नेक स्टॉक जो नेस्ट में बैठा हुआ था वो अब खड़ा हो गया है। ये एडल्ट स्टॉक ही है, और या तो अंडा है इसके अंदर या फिर छोटा बच्चा है, क्योंकि अभी बैठा हुआ था ना, तो अंडे भी हो सकते हैं। और मेल फीमेल जब दोनों नेस्ट में होते हैं तो दोनों ही जो है इंक्यूबेशन का भार संभालते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल फीमेल उसको संभालती है। अभी मैंने एक जकाना को भी उड़ के जाते हुए देखा, यहाँ से पेजेंट टेल्ड जकाना, अभी पिछले वीडियो में भी दिखाया था मैंने, लेकिन वो काफ़ी दूर था। और यही जो साइड में इतनी घास वगैरह उगी हुई है, इसकी वजह से कुछ भी व्यू साफ साफ नहीं आता जब तक कि पक्षी ऊपर ना बैठा हो कहीं। तो आगे से देखूँगी अगर कोई जगह है जहाँ से थोड़ा सा गैप है, वहाँ से उसको शूट करने की कोशिश करूँगी। बर्ड वॉचिंग जो है बड़े पेशेंस का काम है, मैंने पिछले भी वीडियोस में बताया था आपको कि कैसे शुरू करना होता है बर्ड वॉचिंग और क्या आपको करना चाहिए उसके लिए। तो अब यही है कि देखिए आप रुकेंगे 15-20 मिनट उसी जगह पर तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखेगी, जैसे कि ये वुली नेक स्टॉक, अभी हमें मूवमेंट दिखी इसकी। अभी इस साइड पर भी देखिए घास काफ़ी अच्छी हो गई है और पानी भी है।
माइग्रेटरी बर्ड्स जल्दी आ जाती हैं, पिछले कई वीडियोस से मैं बता रही हूँ। तो अभी कुछ ही समय में हमें, अगस्त का आधा महीना तो बीत ही गया, अभी सितंबर, अगस्त एंड से ही सितंबर से शुरू हो जाएंगे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आना। आ भी गए हैं कहीं, सैंड पाइपर वगैरह मैंने दिखाया भी था आपको पिछले वीडियो में भी। तो जो ऋतुएं होती हैं हमारे देश में, जैसे जो ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो किया जाता है जिसमें जनवरी से साल शुरू होता है, वो एक्चुअली अंग्रेज़ों का सिस्टम है और वो सोलर कैलेंडर है और 30 दिन का एक महीना होता है जो कि सूर्य का मूवमेंट है। लेकिन ट्रेडिशनली जो भारत में जो कैलेंडर फॉलो हुआ करता था, अभी भी होता है, वो लूनर कैलेंडर होता है जो कि मून के मूवमेंट के हिसाब से होता है। तो चंद्रमा का जो एक महीना होता है वो सूर्य के एक महीने से थोड़ा कम होता है, 27 दिन होता है, और सूर्य का महीना 30 दिन का होता है, क्योंकि चंद्रमा को 27 दिन ही लगते हैं सारे नक्षत्रों को, मतलब पूरे ज़ोडियाक को क्रॉस करने में। तो इसमें जो 12 महीने हैं उसमें 2-2 महीने को अगर हम बांट ले तो एक ऋतु जो है वो 2 महीने का आ जाता है। तो जिस समय ग्रिगोरियन कैलेंडर हमारा स्टार्ट होता है, जनवरी का महीना स्टार्ट होता है, उस समय चल रही होती है शिशिर ऋतु, मतलब जो सबसे सीवियर विंटर का जो टाइम होता है वो उस समय चल रहा होता है। उसके बाद फिर आपका जो जनवरी फरवरी इसमें चला गया, उसके बाद आ जाता है आपका मार्च और अप्रैल, ये आ जाता है वसंत ऋतु, मतलब जो स्प्रिंग है, इसमें नया जीवन शुरू होता है। तो इसलिए जो हमारा जो चैत्र नवरात्रि आती है उसका जो पहला दिन होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहते हैं उसको, उस दिन से हिंदू न्यू ईयर स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि वसंत ऋतु में ही नई चीज़ें शुरू होती हैं। शिशिर ऋतु में कोई भी नई चीज़ शुरू नहीं हो सकती है, क्योंकि ठंड की अधिकता की वजह से नया ग्रोथ हो ही नहीं सकता। नया ग्रोथ तभी होगा जब सूर्य की रोशनी थोड़ी अच्छी आएगी, जब थोड़ी ठंड कम होगी और ऋतु जो है वो अनुकूल होगा। तो मार्च और अप्रैल आपका वसंत ऋतु हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका मई और जून, जो कि ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की का समय होता है। और ये भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि 15 अप्रैल से 15 मई सूर्य जो है अपनी उच्च की राशि मेष राशि में आ जाते हैं और उसी से गर्मी मतलब ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। इसके बाद आप आ जाइए जुलाई और अगस्त, मतलब कि श्रावण और भाद्रपद, ये हो गए आपकी वर्षा ऋतु। तो 4 ऋतुएं आपकी हो गई, शिशिर हो गया, वसंत हो गया, उसके बाद ग्रीष्म हो गया और फिर वर्षा ऋतु। उसके बाद आ जाइए आप सितंबर अक्टूबर, इसमें आपका अश्विन और कार्तिक, ये 2 महीने आ जाते हैं और इसमें आता है आपका शरद ऋतु। तो अभी जो रक्षाबंधन गया है, राखी पूर्णिमा, इसके बाद की जो पूर्णिमा आएगी उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं, और वो होगी आपकी दुर्गा पूजा के बाद। जो लक्ष्मी पूजा होती है उसको कोजागरी लक्ष्मी पूर्णिमा भी कहते हैं। तो उसमें उस दिन को शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। तो वो शरद ऋतु का अंत हो जाता है, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया है, जब श्रावण के बारे में मैंने काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया था, उस टाइम पे मैंने बताया था कि जो महीने का अंत होता है, स्पेशली नॉर्थ में, उत्तरी भारत में, वो पूर्णिमा के साथ होता है। दक्षिण भारत वाले अमावस्या को मंथ का एंड मानते हैं। तो शरद पूर्णिमा के साथ शरद ऋतु का समापन हो जाता है और फिर शरद के बाद आता है हेमंत ऋतु। तो जो 2 महीने आपके उसके बाद के आएंगे, नवंबर और दिसंबर, वो हेमंत ऋतु होता है। मतलब उसमें ठंड होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये 6 ऋतुएं हैं जो कि 12 महीनों में बटी हुई हैं, जो हमारे देश में ओरिजिनली मानी जाती थी। आज दोस्तों काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर आई हूँ, करौंथा के पास में जो जगह है, क्योंकि यहाँ पे ये सब, ये जो भी रिटेनिंग वॉल टाइप का है, ये बनवा रहे थे, यहाँ ट्रैक्टर्स वगैरह खड़े रहते थे, तो इसलिए मैं आती नहीं थी, रुकती नहीं थी, रोड से ही दिख जाता था कि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। पानी तो भर गया है यहाँ पे, विंटर में माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगी ज़रूर, लेकिन यही है कि अगर आगे इन्होंने कुछ और कंस्ट्रक्शन भी करवाया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ ऊपर कुछ स्वॉलोज बैठी हुई हैं तार पे। ये बैठी हैं, अभी तो 2 बैठी थी, अभी एक और आ गई है। अभी ये रेड वाटर लैपविंग है। अभी रिसेंटली मैं महाराष्ट्र से, जहाँ से होके आई, बिग वन ग्रासलैंड्स की सफारी करके आई थी, वहाँ पर येलो वाटर लैपविंग भी दिखा था हमें। उसके अलावा और भी कई सारे पक्षी दिखे थे जो लैपविंग की तरह ही पर्चिंग नहीं कर सकते। लैपविंग्स की यही खास बात होती है कि ये पर्च नहीं कर सकते, मतलब इनके पैरों में वो लॉकिंग मैकेनिज़्म नहीं होता, तो ये किसी पेड़ की डाल को या तार को पकड़ के नहीं बैठ सकते। ये दीवार के ऊपर चल के कुछ जा रहा है, मेरे ख्याल से ये पॉन्ड हेरन है।
पॉन्ड हेरन ही लग रहा है, हाँ पॉन्ड हेरन है ये, इंडियन पॉन्ड हेरन। तो लैपविंग्स के अलावा वहाँ पे हमने देखा कोरसर, सैंड ग्राउज, ये सब भी जो है वो पर्च नहीं कर सकते हैं और ज़मीन पर ही रहते हैं। इंडियन थिकनी, ये सभी जो है पर्चिंग के लिए इनकेपेबल हैं, मतलब इनके पैरों में लॉकिंग मैकेनिज़्म नहीं होती है। ये उड़ सकते हैं, एक फ्लैट सरफेस पे बैठ सकते हैं, ज़मीन पे बैठ सकते हैं, लेकिन जैसे दूसरे पक्षी पेड़ की डाल को या तार को पकड़ के बैठ जाते हैं पैर अपने लॉक करके उस पर, वो ये लोग नहीं कर सकते हैं। जिसमें कि लैपविंग्स, प्लोवर्स, सैंड पाइपर्स, कोरसर, सैंड ग्राउज, थिकनी, ये सारे बर्ड्स जो हैं ये पर्च नहीं कर सकती हैं। ये ग्रे फ्रैंकोलिन की फैमिली भाग के जा रही है, देखिए 3 फ्रैंकोलिन गए इस घास में। और यहाँ पर कुछ वाटर बर्ड्स हैं, मैं उतरूँगी नहीं यहाँ पे, गाड़ी से बैठ कर ही, ये मुझे लग रहा है जकाना है दूर से, या फिर वो कोम डक होगा, नहीं ये ब्लैक विंग स्टिल्ट है, स्टिल्ट है ये, गज पाँव बोलते हैं इसको, ब्लैक विंग स्टिल्ट। और ये तो यहीं पर रहते हैं, ये माइग्रेटरी नहीं है, गर्मियों में भी इधर ही दिखे थे ये। हालांकि इनकी नेस्टिंग एक्टिविटी वगैरह रिकॉर्ड करने की पॉसिबिलिटी नहीं रही इस बार। यहाँ पर क्या है, इग्रेट्स होंगे शायद, नहीं ये भी स्टिल्ट ही हैं, ब्लैक विंग स्टिल्ट हैं इस जगह पर। शायद एक आध स्पॉट बिल डक भी है। यहाँ पे सैंड पाइपर दिखा था मुझे पिछली बार। स्टिल्ट की फैमिली का जो दूसरा मेंबर है एवोसेट, वो पूरी तरह से माइग्रेटरी है। और ये सैंड पाइपर ही है, ये जो जिस पे अभी मैंने फोकस किया हुआ है, ये भी सैंड पाइपर है। इसको मैं बड़े स्क्रीन पे देखूंगी, मोस्ट लाइकली ये वही स्पॉटेड सैंड पाइपर है, क्योंकि ऑरेंज कलर के पैर दिख रहे हैं मुझे जहाँ तक है। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, और एक बार फिर से आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में।